प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। हम लोग 11th की बायोलॉजी में, क्लास 11th की बायोलॉजी के अंतर्गत किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे। किंगडम मोनेरा जिनमें ऑल प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। उसमें से फर्स्ट हम लोग देख रहे थे बैक्टीरिया को। आज की बैक्टीरिया पढ़ चुके थे, बैक्टीरिया को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जीवाणु के बारे में भी उस दिन जानकारी आपको प्राप्त हुई थी। आज हम लोग देखेंगे इसके संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। एक जीवाणु की संरचना देखना है कि किस तरीके से ये बने हुए हैं। तो जीवाणु, बैक्टीरिया ध्यान रखेंगे, एक बैक्टीरियल सेल, एक जीवाणुविक कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक प्रारूपी जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए या एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोट्स है। तो इसका आप अगर ऐसा भी पूछता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तो भी ये डायग्राम बना लीजिए। एक जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तो भी ये बना लीजिए। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। जीवाणु की अगर संरचना देखें तो मुख्य रूप से सबसे बाहर इसमें सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। ध्यान रखेंगे, जीवाणु की कोशिका में सबसे बाहर की वो सेल वॉल पाई जाएगी। ये सबसे बाहर की ओर इसमें सेल वॉल उपस्थित होती है जो मुख्य रूप से म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये सेल वॉल। कोशिका भित्ति। तो बैक्टीरिया में ध्यान रखेंगे सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल जिसको बोलेंगे। और ये मुख्य रूप से इसीलिए इनको पहले प्लांटी में इंक्लूड किया गया था, सेल वॉल की उपस्थिति। परंतु इनकी सेल वॉल जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड यानी पॉलीसैकेराइड कह लीजिए, पेप्टाइडोग्लाइकान और कुछ अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी होती। एक टर्म में, एक शब्द में आप म्यूकोपेप्टाइड कह लीजिए, सफिशिएंट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी नीट वगैरह में पूछता है किसकी बनी होती है, तो एक शब्द, वन टर्म यूज होता है, म्यूकोपेप्टाइड, इसलिए याद रहे। अंदर चलेंगे तो इसमें ध्यान में आ जाए कि इसके अंदर की ओर एक सटी हुई इसी से मेम्ब्रेन झिल्ली होगी जो कहलाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, बीच में कुछ स्थानों पर इसमें फोल्डिंग इस तरीके से पाई जाती है। और ये चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करेगा? तो उसका कार्य करने के लिए ही ये फोल्ड हो गई है। ये कहलाती है रचना
मीसोसोम, इसको बोलेंगे मीसोसोम। ये भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। मीसोसोम, MISOSOME, मीसोसोम, मीजोसोम्स, जो भी आप उसका उच्चारण कर सकें, चाहे मीजोसोम कहें या मीसोसोम कहें। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले माइटोकांड्रिया के समजात है। जो माइटोकांड्रिया कार्य करता है उसी कार्य को ये संपन्न करने के लिए उपस्थित होती हैं। और ये वही झिल्ली फोल्ड हो गई। ये झिल्ली कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली है। इसके अंदर ध्यान रखेंगे ये साइटोप्लाज्म होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। और ये जो रचनाएं दिखा रहे हैं ये फ्लैजिलम है, फ्लैजिला उपस्थित है। और ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है बता देंगे आप क्या? ये पेरिट्राइकस है, क्योंकि इसके पूरे शरीर पर सरफेस पर देख रहे हैं कि फ्लैजिलम पाए जा रहे हैं। ये रचना जो पाई गई ये फ्लैजिलम है। और ये फ्लैजिलम चूंकि ये प्रोकैरियोट है, अगर इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो यहाँ 0+2 की व्यवस्था मिलेगी, 9+2 की व्यवस्था नहीं मिलेगी। ये बता चुके हैं आपको पूर्व में भी। तो अंदर भरा हुआ इसका जो द्रव्य होगा वो साइटोप्लाज्म, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके नीचे भरा हुआ संपूर्ण जो मैट्रिक्स है, द्रव्य है, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म उपस्थित होगा। और इसी में ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बैक्टीरिया की कोशिका, तो यहाँ पर न्यूक्लियस कह लीजिए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी यहाँ पर कह लीजिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है। केंद्रक के पूर्व की दशा इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो केवल वनली किसका बना हुआ है? वो केवल बना हुआ है डीएनए का केवल बना हुआ है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो किसका बना हुआ है? डीएनए का। ये सर्कुलर यहाँ पर डीएनए दिखा लीजिए जिसका वो बना हुआ है। इसी के लिए न्यूक्लियस शब्द प्रयोग हो जाता है, करते हैं प्रोकैरियोट में, बट न्यूक्लियस टर्म यूज करना उचित नहीं होगा। इसके लिए न्यूक्लियाइड शब्द प्रयोग किया जाता है, टर्म प्रयोग करते हैं। ये न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियाइड। वल्ली किसका बना हुआ है? ये वल्ली वल्ली डीएनए का बना, हिस्टोन अब्सेंट है, केवल डीएनए का बना हुआ है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म आर अब्सेंट, कोई नहीं उपस्थित है। ये इसका जो कह लीजिए मेन क्रोमोसोम है, इसको न्यूक्लियाइड कहिए। इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डीएनए का केवल बना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको। बैक्टीरियल क्रोमोसोम से भी प्रयोग कर सकते हैं टर्म इसके लिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ निशान करके, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जीवाणु का ये जो है क्रोमोसोम कह सकते हैं, मेन क्रोमोसोम उसका है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। तो ये उपस्थित होंगे। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसमें राइबोसोम्स जो पाए जाएंगे, राइबोसोम्स, मान लीजिए राइबोसोम है, तो ये राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम होंगे। एक यूनिट
इसकी 30S की और दूसरी यूनिट 50S की 70S राइबोसोम कहलाएंगे, ये इसके अंदर उपस्थित होंगे। और यहाँ पर इसके अंदर ध्यान में रखेंगे कि कुछ और रचनाएं जैसे गैस वैक्यूल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल, ये प्रोटीन ग्रेन्यूल, ये फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम जहां से निकलते हैं उसको बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं, आप जानिएगा इसको। ब्लेफेरोब्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज जहां से ये निकलते हैं वो रचना कहलाती है बेसल ग्रेन्यूल। उसके लिए टर्म यूज करते हैं बेसल ग्रेन्यूल। इसके अलावा इसमें आरएनए भी उपस्थित होंगे। आरएनए साइटोप्लाज्म में उसके बीच बीच में ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आरएनए प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे मुख्यतः कह लीजिए कि कुछ जीवाणुओं में बाहर की ओर एक प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जिसके लिए टर्म यूज करते हैं कैप्सूल। सभी जीवाणुओं में नहीं रहेगी, जरूरी नहीं है, पर कुछ जीवाणुओं में बाहर एक सीथिंग, एक कवरिंग कह लीजिए कि उपस्थित रहती है, इस तरीके से, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, और ये रचना कहलाती है, इसको बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल। और इस आधार पर जीवाणुओं को क्लासिफाइड भी किया गया है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिनमें ये कैप्सूल पाए जाएंगे, और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल अनुपस्थित होता है, उनको नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस आधार पर भी इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जीवाणुओं में मुख्यतः अगर देखा जाए तो कुछ डीएनए के बने हुए और भी जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, जिनके लिए टर्म यूज होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड PLASMID, प्लाज्मिड। ये मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है डीएनए का बना, उसके अतिरिक्त डीएनए के बने हुए कुछ आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं प्लाज्मिड। इन प्लाज्मिड की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया क्या करते हैं, ड्रग्स रेजिस्टेंस, औषधियों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा कुछ विषैले पदार्थों का, कोलिसीन जैसे विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। कोलिसीन जैसे विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्लाज्मिड को थोड़ा हम अलग से भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड पर अलग से प्रश्न पूछ देता है कि प्लाज्मिड क्या है, और उसके बारे में समझाने के लिए पूछता है। तो प्लाज्मिड को ध्यान में रखना है कि प्लाज्मिड क्या है। कुछ जीवाणुओं में मेन क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त, मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त डीएनए के बने हुए आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, और वो ध्यान रखेंगे मेन क्रोमोसोम से अलग होते हैं, मेन क्रोमोसोम से आकार में छोटे होते हैं, और इनकी उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्रग्स रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक्स के प्रति जो है कह लीजिए प्रतिरोधी होते हैं, और साथ ही कुछ विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। वो विषैले पदार्थ जैसे कोलिसीन जैसे विषैले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं।
तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि जीवाणुओं में इस तरीके की रचनाएं प्लाज्मिड कहलाती हैं। थोड़ा सा अलग से प्लाज्मिड के बारे में हम लोग जरूर चर्चा कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्लाज्मिड को पूछ भी देता है। तो ये संरचना समझ में आ गई होगी। इसको आपको व्यवस्थित ढंग से करना है। गैस वैक्यूल्स भी बीच में पाई जाती हैं, कुछ स्थानों पर दिखा सकते हैं कि ये रचनाएं ये जैसे हैं गैस वैक्यूल्स। कुछ जीवाणुओं में पिगमेंट लैमेली पाई जाती हैं, दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। पिगमेंट यानी कुछ विशेष प्रकार के ये पिगमेंट को धारण कर लेते हैं। हालांकि दिखाएं या न दिखाएं चलेगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं, सब में चूंकि नहीं बनती है, जिनके कारण वो जीवाणु क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण नहीं है पर फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस लाइट की प्रेजेंट में करते हैं, क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल नहीं है, ये यहाँ पर जो पिगमेंट नहीं है, ये प्रक्रिया थोड़ा उससे हट करके है, बट कुछ बैक्टीरिया इस तरीके की प्रोसेस करते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग प्लाज्मिड की, जो हम लोग बात कर रहे थे, प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि प्लाज्मिड पूछता है। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। डायग्राम आप बनाएंगे, समझेंगे और इनको करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से पूछा जाता है, इसको बने आपसे, ये न रहे कि नहीं बन रहा है। इसमें ये दो प्रश्न बन गए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का पूछता है तो भी आप ये बनाइए, बैक्टीरिया का पूछता है तो आप बनाएंगे। दोनों के लिए कार्य करेगा आपको, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा प्लाज्मिड की बात कर लूं। प्लाज्मिड कुछ जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में, अभी हमने बताया, जैसे इस्चीरिया कोलाई में, इस्चीरिया कोलाई में ही प्लाज्मिड की खोज हुई थी। सबसे पहले लैडरबर्ग ने यहाँ पर जो है मेन क्रोमोसोम के अलावा कुछ डीएनए के बने हुए जेनेटिक मटेरियल देखे थे। लैडरबर्ग ने 1952 में सबसे पहले प्लाज्मिड की खोज की थी। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो इसको लेडरबर्ग ने, ध्यान रखना, सबसे पहले 1952 में जब डीएनए की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन वाटसन क्रिक वगैरह कर रहे थे, उसी समय की काल में लेडरबर्ग ने जीवाणुओं के अंदर, जीवाणु कोशिका के अंदर कह लीजिए, ये जैसे बैक्टीरियल इस्चीरिया कोलाई के अंदर ई कोलाई की ये कोशिका हो गई, ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई, इसके अंदर मेन क्रोमोसोम यानी जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है, ये बनाए थे चित्र, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम और डीएनए का बना हुआ मेन क्रोमोसोम कह लीजिए, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसके अतिरिक्त डीएनए के बने हुए जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ की खोज किया, देखा कि कुछ पाए जाते हैं, ये इनके लिए शब्द किया प्रयोग उसने, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में अगर लिखना हुआ तो बताएंगे कि कुछ जीवाणुओं में, जैसे इस्चीरिया कोलाई में, मेन क्रोमोसोम के अतिरिक्त यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अतिरिक्त डीएनए के बने हुए आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, ये कहलाते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया, ध्यान रखेंगे, लैंगिक जनन, ड्रग्स रेजिस्टेंस, औषधियों के प्रति प्रतिरोधकता और कोलिसिन जैसे विषैले पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। कैरेक्टर क्या है प्लाज्मिड के? ये मेन क्रोमोसोम से आकार में छोटे होते हैं, पहला ध्यान रखेंगे। ये मेन क्रोमोसोम्स की तरह, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की तरह ही डीएनए के बने होते हैं। तीसरी बात,
इनमें ध्यान रखेंगे गिने चुने कह लीजिए 40 जीन पाए जाते हैं। कम संख्या में जीन है जिनकी स्ट्रक्चर संरचना समझना काफी आसान है। और चौथी बात ध्यान रखेंगे, इनमें ये क्षमता पाई जाती है कि रिप्लिकेशन करें, बहुत तेज रिप्लिकेशन करते हैं। इसकी तुलना में जब ये 1 से 2 अपनी कॉपी बनाता है, रिप्लिकेट होकर 1 से 2 बना लेता है, तब तक ये 1 से 10,000 10,000 अपनी कॉपी बनाते हैं। यानी इनमें कह लीजिए कि बहुत तेज रिप्लिकेशन करने की क्षमता है, बहुत तेजी से रिप्लिकेट होते हैं। तो डीएनए में रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, पर जैसे डीएनए को बनाता है आरएनए को भी बनाता है। तो यहाँ पर ये डीएनए का बना है और इसमें कह लीजिए रिप्लिकेशन की क्षमता इसकी तुलना में 10,000 गुना ज्यादा होती है। आजकल प्लाज्मिड का उपयोग किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, और ढेर सारे जीन के निर्माण में, औषधि के निर्माण में, औद्योगिक पदार्थों के निर्माण में। आगे आप देखेंगे कि काफी 12th में बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग का चैप्टर ही है, तो वहां पर इसके यूज देखेंगे कि काफी है। ये प्लाज्मिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के, अगर देखा जाए तो प्लाज्मिड के अगर प्रकार देखेंगे तो 3 प्रकार से है। पहला है, इसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर। एफ फैक्टर, फैक्टर मीन्स प्लाज्मिड, एफ फैक्टर। दूसरा आर फैक्टर, आर फैक्टर। और तीसरा जो है कोल फैक्टर। तीन भागों में इनको क्लासिफाइड किया गया है, ध्यान रखेंगे प्लाज्मिड को। एफ फैक्टर यानी उसको बोल सकते हो सेक्स फैक्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जनन में भाग लेगा। सेक्स फैक्टर लैंगिक जनन कराता है। ये जिन जीवाणुओं में पाया जाता है, सीरिया कोलाई में लैडरबर्ग ने इसी की खोज की थी। और ये जिन जीवाणुओं में पाए जाते हैं वो जीवाणु लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान देना, कभी कभी ये जो बता रहे थे कि ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है, डीएनए है जैसे ये है, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स डीएनए मेन क्रोमोसोम जो भी कह रहे हो, इससे आकर कभी कभी प्लाज्मिड जुड़ जाता है। ये प्लाज्मिड इससे आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है, ध्यान रखिए। ये घटना कहलाती है ईपीसोम। याद रखना इसको, ईपीसोम भी पूछ लेता है, ईपीसोम किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि कभी कभी प्लाज्मिड जो होता है वो मेन क्रोमोसोम से यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ जाता है, तब इसको बोलते हैं ईपीसोम। और तब ये क्या करता है, तब ये जैसे अब स्वयं 10,000 गुना तेजी से रिप्लिकेट होता है, तो मेन क्रोमोसोम को भी रिप्लिकेट करता है। इसको बोलते हैं HFR, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, HFR। ये इस तरीके की बातें देखने के लिए भी मिलती है। तो ये एफ फैक्टर जिन जीवाणुओं में पाया जाता है वो लैंगिक जनन करते हैं। और आर फैक्टर यानी रेजिस्टेंस फैक्टर। रेजिस्टेंस फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जो मुख्य रूप से जो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनके प्रति बैक्टीरिया को प्रतिरोधी बनाता है, रेजिस्टेंस करता है। तो इसलिए इन जीवाणुओं में, ताकि ये एंटीबायोटिक के प्रभाव से कह लीजिए कि बचे रहें, इसलिए ये आर फैक्टर आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो है वो कोलिसीन जैसे कोल फैक्टर, कोलिसीन जैसे विषैले पदार्थों का निर्माण करते कुछ जीवाणु जिनमें पाया जाता है प्लाज्मिड, वो कोलिसीन जैसे विषैले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो अपने पास आने वाले जीवाणुओं को किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के प्लाज्मिड को आपको ध्यान में यहाँ परिचयात्मक रूप से पढ़ना और देखना। अब देखिए कुछ बातें और भी महत्वपूर्ण हैं जिनको सुन ले समझ लें, इसी में संरचना के अंतर्गत ही।
एक क्रिश्चियन ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, ध्यान देना, क्रिश्चियन ग्राम, आपको सुन के ही याद हो जाना चाहिए। क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को क्या किया, अभिरंजित किया, स्ट्रेन किया, रंगा। कैसे रंगा इसने जीवाणु को, ध्यान रखेंगे, अल्ट्रावायलेट से और आयोडीन से विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को लेकर के, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उनका समूह, उनको क्या किया, क्रिस्टल वायलेट से और आयोडीन से अभिरंजित किया, स्टेन किया, रंगा। सारे के सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर, बैगनी रंग के हो जाते हैं, रंग जाते हैं। उसके बाद में उसने क्या किया, इन बैक्टीरिया को कह लीजिए कि एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से, उससे क्या किया, इनको फिर से वॉश किया, पानी और एल्कोहल से। पहले पानी में धो दिया वाटर से, फिर एल्कोहल से उसको वॉश किया। जब एल्कोहल से वॉश किया तो बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया जो उसमें से थे वो अपना कलर खो दिए, बैगनी रंग खो दिए, परंतु बहुत ढेर सारे ऐसे थे जो अपना बैगनी रंग, पर्पल कलर बचाए रह गए। तो जो बचाए रह गए वो ग्राम पॉजिटिव कहलाए, और जो अपना पर्पल कलर, बैगनी रंग खो दिए वो ग्राम नेगेटिव कहलाए। इस तरीके से दो भागों में क्लासिफाइड कर लेंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। पूछ देता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंट है। कम से कम आप 4 डिफरेंट तो लिखें ही, क्योंकि आ जाता है एग्जाम। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है काफी थिक होती है, थिक वॉल्ड होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, इसीलिए तो अपना पर्पल कलर बचाए रह गए थे। तो मोटी भित्ति वाली होती है, ध्यान रखेंगे, उनकी सेल वॉल जो है, और इनकी जो सेल वॉल होती है ग्राम निगेटिव की पतली भित्ति वाली होती है। तो कह लीजिए कि इनकी 150 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉन ये मोटी होती है, ध्यान रखेंगे। ये ग्राम पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, तो यहां थिक सेल वॉल है, थिक एंड लिख सकते थे, काफी मोटी होती है। 150 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉन तक इसकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की मोटी होती है, परंतु ग्राम निगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है भित्ति वाली, वो महज 75 एंगस्ट्रॉन से 120 एंगस्ट्रॉन तक मोटी हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये इनकी जो सेल वॉल होती है अपेक्षाकृत क्या होती है, पतली होती है, थिन। ये थिन है यानी पतली भित्ति वाली है, ध्यान रखेंगे, पतली भित्ति वाली। या दो अंतर कर सकते हैं, एक उसका जो है माप बताकर, दूसरा उसकी थिकनिंग की बात करके बता सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है क्या कि ये जो ग्राम पॉजिटिव हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, एंटीबायोटिक के प्रति कम प्रतिरोधी हैं, एंटीबायोटिक के प्रति कम प्रतिरोधी है। ये अधिक प्रतिरोधी है, एंटीबायोटिक के प्रति क्या होते हैं, ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं। इनमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर टिकोइक एसिड क्या होता है, अब्सेंट होता है। टिकोइक कल के उसमें पीडीएफ में हमने भेजा है आपको पढ़ने के लिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में डिफरेंस का एक वो भेजा था,
जिसको हमने लिखा था कि इस प्रश्न को आप पढ़ लेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में डिफरेंस आता है। तो यहाँ ये बातें दिमाग में आपके रहना चाहिए। तो टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में पाए जाते हैं, ग्राम निगेटिव में टिकोइक एसिड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जो ग्राम पॉजिटिव हैं इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान की मात्रा अधिक होती है और ग्राम निगेटिव की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान की मात्रा कम होती है। ये भी इनमें डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से कोशिका भित्ति जो होती है तो बता ही दिए काफी दृढ़ होती है, जिनकी ग्राम पॉजिटिव की, और ग्राम निगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो कम दृढ़ होती है, बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं होती है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो इनमें डिफरेंस है, अंतर है, उसको करने का आप प्रयास करेंगे। तो ये भी पूछ देता है, काफी महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि आज इतना ही हम लोग करेंगे यहाँ। अब इसके बाद हम देखेंगे जीवाणुओं में जनन और उसका आर्थिक महत्व। ये दोनों ही नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसमें चूंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा या न करिएगा, पर देखिएगा, पढ़िएगा, इससे लाभ उठाइएगा। Thank you.